So today I will revise reconstruction and war policy of Hitler and ideology of Nazi party. Earlier I have covered first topic, that is problems faced by Weimar Republic after First World War, and second, popularity of Hitler and Nazi party, and third, destruction of democracy and how Hitler established dictatorship in the country. And he established dictatorship by passing Enabling Act on 3rd March 1933. It means next topic will start like reconstruction and war policy after 1933. So whatever the topic we will cover now, these years will be after 1933. यानी कि 1933 जब when Hitler came into power, then what changes he introduced in the Germany, how he pacified, how he satisfied, how he made his promises complete. यानी कि 1933 से पहले उसने जो promises किए थे, he was able to complete these promises or not? Yes, he was able to complete in the form of reconstruction policy. तो ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी में, इसमें सबसे पहले आपने ये बताना है दैट आफ्टर 1933 विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर हल्मर सेशे, हल्मर सेशे जो थे वो नाजी पार्टी और हिटलर के इकोनॉमिक एडवाइजर थे एंड ही वाज वेरी इंटेलिजेंट. ही सजेस्टेड हिटलर टू invest more in super highways, in creation of roads, buildings and car manufacturing plant. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट में आपने बताना है कंट्रीब्यूशन ऑफ हिटलर एंड हल्मर सेशे in making the development or in making the German country more developed by introducing investment plans in car manufacturing, super highways and roads. जब भी किसी कंट्री में ये तीन चीजें जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, बिल्डिंग्स को बनाया गया, ठीक है, ब्रिजेस बनाए गए, कैनल्स, रिवर्स जो है उन पे डैम्स के जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो स्टार्ट किया, और कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वॉक्स वैगन जो लोगों की ड्रीम कार थी जिसका प्रॉमिस हिटलर ने किया था, ही वॉज एबल टू कंप्लीट और एबल टू इन्वेस्ट दिस प्लान. और उसके बाद जर्मन में लोग जो थे वो बहुत कम कॉस्ट पे हम ये कह सकते हैं कि कार खरीदना जो है अफोर्ड कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 1933 से पहले जो हिटलर ने प्रोमिसेस किए थे विद इन 3-4 इयर्स उसने उन प्रोमिसेस को पूरा किया. ही वाज सक्सेसफुल इन गिविंग द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. जो उसने फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल प्रोडक्शन का जो प्रॉमिस किया था उसको उसने फुलफिल किया. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि वाइमर रिपब्लिक के बाद यानी कि कंट्री में जो भी लॉस हुआ उस लॉस को उसने इजीली रिकवर किया. और ये जो मेन कंट्रीब्यूशन किसका जाता है? हल्मर सेशे. हु वाज हल्मर सेशे? यस, हु वाज हल्मर सेशे? इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ हिटलर. ही वाज वेरी इंटेलिजेंट और इकोनॉमिस्ट थे और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंट्री में काफी हद तक उनके जो भी उनके डिसीजंस थे उन डिसीजंस के कारण जर्मनी काफी डेवलप हुई. लेकिन सेकंड का मतलब होता है कि नेक्स्ट जो उसका सेकंड फेज था रिकंस्ट्रक्शन के बाद, हिटलर इंपीरियलिस्टिक नेचर थी उसकी. जैसे आपको याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट, वो भी इंपीरियलिस्टिक नेचर. 1804 के बाद कैसे उसने फ्रांस की टेरिटरीज पे कंट्रोल किया. इन द सेम वे हिटलर ही वांटेड टू एक्सटेंड द टेरिटरीज ऑफ जर्मनी बिकॉज उसका मेन लोगो, मेन आइडिया क्या था? वन पीपल, वन नेशन, वन लीडर. वन पीपल मीन्स नॉर्दिक जर्मन आर्यन रेस, ठीक है. वन नेशन मीन्स ओनली उसकी अपनी कंट्री, जो उसकी अपनी कंट्री सर्वाइव करे. एंड वन लीडर मीन्स ही वांटेड टू बिकम वर्ल्ड कंकरर, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था 1933 के बाद. और इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की रिटेलिएशन भी उसके माइंड में थी कि जो विनर कंट्री, जिन विनर कंट्रीज ने ट्रीटी ऑफ वर्साई बहुत हार्श और ह्यूमिलेटिंग टर्म्स इंपोज कर दी थी, वो उन विनर कंट्री से जर्मनी की हार का बदला भी लेना चाहता था. इसीलिए उसने नेक्स्ट जो यानी कि 3-4 इयर्स के बाद जर्मनी को एक वॉर रिलेटेड कंट्री जो है वो बनाने के लिए वॉर एमिनिशन जो है उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. क्योंकि उसका मेन थीम क्या था? वन नेशन, वन लीडर, वन पीपल. वन पीपल मीन्स नॉर्दिक जर्मन आर्यन रेस. और इसके लिए उसने कंट्री को एक रेशियल कंट्री का मतलब क्या होता है? जिसमें उसकी अपनी ही रेस सर्वाइव करेगी और बाकी कम्युनिटीज 52 कम्युनिटीज को लिस्टेड कर दिया और इन 52 कम्युनिटीज को धीरे धीरे सिलेक्ट किया, सेग्रीगेट किया,
और मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स जो हैं उनके क्या थे, नंबर 1 उनको एक्सक्लूड किया, फिर उनको घेटोइजेशन किया, और लास्ट उनका स्टेप क्या था, एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है डिपोर्टिंग टू गैस चैम्बर्स। क्लियर? तो रिकंस्ट्रक्शन में साथ साथ आपने ये भी बताना है कि नो डाउट ही वाज एबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, बट हिज नेचर वाज टू एक्सटेंड हिज टेरिटरीज। और टेरिटरीज को एक्सटेंड करने के लिए कोई भी रूलर या कोई भी पर्सन क्या करता है, वो आसपास के एरियाज में अटैक, यानी कि मिलिट्री अटैक, मिलिट्री एक्सपीडिशंस करवाए गए अपनी जर्मनी की टेरिटरी को एनलार्ज करने के लिए। ठीक है? देन इसके बाद 1939, ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपने बताना है दैट इन 1939 ही अटैक्ड ऑन पोलैंड, यानी कि उसकी जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, वॉर पॉलिसी, साथ ही आपने बताना कि वॉर पॉलिसी उसकी क्या थी कि 1939 में उसने पोलैंड पे अटैक किया बिकॉज ही वांटेड टू ऑक्यूपाई पोलैंड। और जैसे ही पोलैंड पे अटैक किया, विद दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, क्योंकि पोलैंड को साथ देने के लिए विनर कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, दे सपोर्टेड पोलैंड। अब एक तरफ जर्मनी था और एक तरफ कौन कौन सी कंट्रीज थी, पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। एंड अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट 1940 में हिटलर ने क्या किया, जर्मनी, इटली और जापान तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक ट्राईपार्टाइट जो है वो एक्ट साइन किया, जिसमें तीनों कंट्रीज ने आपस में ग्रुपिज्म कर ली। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 मेजर ग्रुप बन गए थे, एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और दूसरी तरफ क्या था, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है? 1940 में इनका ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है जिसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है? देन 1941 में जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया, यूएसएसआर। तो अब ये देखिए कि ये ईयर्स आपने याद रखने हैं। और 1939 जर्मनी और हिटलर अटैक्ड ऑन पोलैंड, 1940 दे साइन ट्राईपार्टाइट एक्ट, एंड ऑन 1941 दे अटैक्ड ऑन रशिया, रशिया पे अटैक किया। और आप ये देखिए कि हिटलर जो था, नाजी पार्टी, 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे सरवाइव किया, और कितना लंबा उसका वॉर एक्सपीरियंस था कि उसने 3-4 इयर्स में ही जर्मनी को इतना ज्यादा जो है वो स्ट्रांग बना लिया कि वो इन पर्टिकुलर इयर्स में वॉर जो है वो फेस कर रहा। देन 1945 फिर हमने बताना है कि क्योंकि वॉर पॉलिसी में हमने बताना, नेक्स्ट हम बताएंगे कि 1945 में क्या हुआ। 1945 में बेटा जापान जो कंट्री थी, जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर नेवल बेस का मतलब होता है जो एक नेवी का बेस होता है, उस पर अटैक कर दी। और विद दिस यूएस एंटर्ड इन द वॉर। अल्टीमेटली इससे पहले यूएसए की एंट्री नहीं थी, यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी डायरेक्ट एंट्री नहीं ली और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। लेकिन ये तो 1945 में जब जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर यानी कि जो नेवल बेस है उस पर अटैक किया, देन यूएस ड्रॉप बॉम्ब्स ऑन द 2 cities हिरोशिमा एंड नागासाकी इन द जापान, एंड विद दिस जापान वाज डिफीटेड इन द वॉर। अब 1945 में ऑलरेडी जापान जो था वो डिफीटेड कंट्री बन गई। इटली की पावर्स भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन कंट्रीज के साथ ज्यादा देर फेस कर पाती। और 1945 में ही हिटलर यानी कि जिसकी नाजी पार्टी इतने साल तक इतनी स्ट्रांग रही, अब हिटलर को ये डर था कि शायद उसकी पार्टी जो है या उसकी कंट्री जो है वो हारने वाली है। दैट्स व्हाई ही कमिटेड सुसाइड। उसने सुसाइड किया अंडर द बर्लिन बंकर। बंकर जो होते हैं वो सरफेस के नीचे बनाए जाते हैं, सोल्जर्स बनाते हैं बंकर्स, ताकि कितने ही मंथ्स तक वो अंदर रह सकते हैं। तो ऐसे ही एक बंकर में हिटलर, उसकी कुछ पार्टी मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स ने मिलकर सुसाइड किया। और पूरे वर्ल्ड को जब ये पता लगा कि हिटलर ने सुसाइड किया है, इसके बाद विनर कंट्रीज ने जर्मनी में जाकर जो देखा, जो जर्मनी का जो हाल था या जर्मनी की जो कंडीशन थी, कंडीशन वाज वेरी वर्स्ट। क्योंकि जर्मनी के जितने भी ऑशविट्ज सेंटर्स थे ना बेटा, ऑशविट्ज सेंटर्स कौन से थे, जहाँ पे जूइश को रखा गया था, जहाँ पे घेटोइजेशन एरियाज थे, उन एरियाज को पेट्रोलियम डालकर जला दिया गया था। क्योंकि इन बिटवीन जर्मनी जो था वो बाहर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, लेकिन कंट्री के अंदर कम्युनिटीज को खत्म किया जा रहा था। जेनोसाइड वॉर हो रही थी। वॉर का मतलब क्या होता है, रेशियल अटैक होते हैं। तो जब 1945 के बाद विनर कंट्रीज जब जर्मनी में गई, तो जर्मनी में बहुत से ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस सुने कि हिटलर ने उनके साथ क्या किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिकंस्ट्रक्शन एंड वॉर पॉलिसी। इसमें हमने स्टार्टिंग में बताना है, ठीक है, 1933 से लेकर 1945। तो इसमें हम कंप्लीट जो है पॉइंट्स में अगर आपने बताना है तो फर्स्ट पॉइंट में आपने सबसे पहले बताना है कंट्रीब्यूशन ऑफ हल्मर सेशन, जिसमें हमने डेवलपमेंट बतानी है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट की, सुपर हाईवेज बनाए गए, देन रोड्स कंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है, देन बिल्डिंग्स बनाई गई, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वॉक्स वैगन बनाया गया, एंड 100% एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिला।
सेकंड आपने बताना रेशियल कंट्री, फिर धीरे धीरे हिटलर का जो मेन कंसंट्रेशन थी वो रेशियल कंट्री बना दी। रेशियल कंट्री का मतलब क्या होता है, सिर्फ उसकी नॉर्दिक जर्मन आर्यन रेस को ही इंपॉर्टेंस देना, और इसके साथ बाकी जो कम्युनिटीज थी उनको धीरे धीरे अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया, उनको घेटोइजेशन कर दिया, और घेटोइजेशन के बाद उनका एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है, गैस चैम्बर्स में डिपोर्ट कर देना। देन थर्ड फिर आपने बताना है इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के अंडर उसने, आपको याद है ट्रीटी ऑफ वर्साई में राइनलैंड एक इंपॉर्टेंट एरिया था जो विनर कंट्रीज ने ले लिया था, ही अटैक्ड ऑन राइनलैंड एंड ही कंट्रोल राइनलैंड, राइनलैंड को कंट्रोल किया। उसके बाद पोलैंड पे अटैक किया 1939, और पोलैंड के अटैक के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपने बताओगे कि 1940 में उसने ट्राईपार्टाइट एक्ट साइन किया इटली और जापान के साथ मिलकर, और इससे उसकी पावर जो है वो और ज्यादा, यानी कि 1941 तक जर्मनी का ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल था। लेकिन 1941 में इसने रशिया पे अटैक किया, और रशियन आर्मी, एक तरफ रशियन आर्मी और एक तरफ जर्मन आर्मी, तो वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि एक दूसरे को फेस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 1941 से लेकर 1945 तक जर्मनी और रशिया के बीच में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं वॉर जो रिलेटेड इश्यूज जो है वो कंटिन्यू रहे। देन 1945 में जापान ने यूएसए के नेवल बेस पर्ल हार्बर पे अटैक किया, और यूएसए ने फिर जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में फर्स्ट टाइम एटॉमिक जो बॉम्ब था उसको ड्रॉप किया, और दोनों सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जापान वाज डिफीटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एंड विद दिस जर्मनी जो था 1945 में वो भी पावरलेस हो गया, क्योंकि एक अकेली कंट्री बाकी पूरे ग्रुप को जो है वो उसके साथ फेस नहीं कर पाता। एंड दैट्स व्हाई हिटलर कमिटेड सुसाइड, क्योंकि हिटलर को ये लगा कि अगर वो इन विनर कंट्रीज के हाथ में आ जाएगा तो उसका क्या होगा ये उसको भी नहीं पता, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि उसकी रिकंस्ट्रक्शन एंड वॉर पॉलिसी जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से जर्मनी को बहुत लॉस हुआ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विनर कंट्रीज ने ट्रीटी ऑफ वर्साई की तरह कोई हार्श जो है वो कंडीशंस नहीं लगाई, क्योंकि वो सेकेंड हिटलर नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इस बार फिर से कोई नया हिटलर बने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लॉस हुआ था उसका जो है वो रिटेलिएट करे। तो इस बार सिर्फ कुछ ही लोगों को, नाजी सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया, बाकी जर्मनी की डेवलपमेंट या जर्मनी में फिर से जो है वो नई डेवलपमेंट पॉलिसी जो है विनर कंट्रीज ने लगी। तो वो जस्ट आपका आगे का सिलेबस है, 10th में है सिलेबस, कि आपने बाद में जर्मनी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी यूनिफिकेशन कैसे हुई, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ना है 1945 तक रिकंस्ट्रक्शन एंड वॉर पॉलिसी। एनी डाउट बेटा? हाँ जी, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, रिकंस्ट्रक्शन एंड वॉर पॉलिसी इज क्लियर? 1933 से लेकर 1945 आपने पॉइंट्स में बताना ये सारी स्टोरी। क्लियर बच्चे? एनी डाउट बेटा? कार्तिक है? हाँ जी, विसमजोत। यस बेटा। Ma'am, did the mark value increase when the reconstruction occurred? Yes. Ma'am, did the mark value increase when reconstruction occurred? From the funds of USA, USA जो फंड्स लिए गए थे, यूएसए ने हेल्प किया था ना इनको काफी, वाइमर रिपब्लिक को, इवन लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया, नॉर्दिक जर्मन आर्यन रेस ही आल्सो सपोर्टेड हिटलर। क्लियर? इट इज क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट इज नाजी आइडियोलॉजी। सेकंड जो आपका पार्ट है नाजी आइडियोलॉजी। बेटा नाजी आइडियोलॉजी आए चाहे हिटलर आइडियोलॉजी आए, वन एंड द सेम थिंग। इसमें हमने मेन बताना है सेम कि किस तरह से नाजी पार्टी और जो है वो हिटलर ने कौन कौन से आइडियोलॉजीज के साथ जर्मनी को डेवलप किया। नंबर 1 रेशियल हायरार्की, जो उसका मेन कंसेप्ट था रेशियल हायरार्की। रेशियल हायरार्की में सबसे पहले उसने अपनी नॉर्दिक जर्मन आर्यन रेस को स्ट्रेस दिया, बिकॉज ही वांटेड हिज रेस बेस्ट इन द कंट्री, और अपनी रेस को बेस्ट कंसिडर करने के लिए उसने बहुत सी कम्युनिटीज को लिस्टेड कम्युनिटीज बना दिया। अब इन लिस्टेड कम्युनिटीज में कौन कौन सी कम्युनिटीज आती थी? रशियंस, जो रशिया से लोग थे, सोशलिस्ट, जो कंट्री में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, पॉलिश, पॉलिश कौन? जो पोलैंड से आए थे या जो जर्मनी के बॉर्न सिटीजन्स नहीं थे, नीग्रोज, जिप्सीज, जूइश, या डेमोक्रेट्स जो कंट्री में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, या सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो कहीं ना कहीं हिटलर को अपोज करते थे। ऐसी कम्युनिटीज को लिस्टेड कम्युनिटीज बनाकर 52 अप्रोक्सीमेटली 52 कम्युनिटीज को लिस्टेड कम्युनिटीज डिक्लेयर कर दिया, और इन कम्युनिटीज को धीरे धीरे कंट्री से डिपोर्ट करने के लिए उनको एक्सक्लूड का मतलब होता है सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना, वो फैसिलिटीज नहीं देना जो कि बॉर्न सिटीजन्स को मिलती। रेशियल हायरार्की का मतलब क्या है? उसकी अपनी रेस
यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस को बेस्ट रेस कंसिडर किया गया, ठीक है। सेकंड, थ्योरीज ऑफ साइंटिस्ट। अपनी इस थ्योरी को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, हाँ जी परीक्षित, एनी डाउट? अपनी इन थ्योरीज को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए उसने दो साइंटिस्ट, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी आइडियोलॉजीज को नाजी आइडियोलॉजीज के साथ मिक्स किया। कैसे? सबसे पहले चार्ल्स डार्विन का ये मानना है कि फॉरेस्ट एरियाज में बहुत से प्लांट्स या फॉरेस्ट एरियाज में बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ उन्हीं प्लांट्स और उन्हीं एनिमल्स की वैल्यू होती है, ठीक है, जो किसी ना किसी तरह से जो है वो वैल्यूएबल, जिससे हम कुछ इनकम अर्न कर सकें। फॉर एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स जो है मेडिसिन में यूज होते हैं, या एनिमल जो है उनसे हम किसी तरह से किसी एनिमल की बोन्स या किसी एनिमल की स्किन कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट एरियाज में बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिनका कोई यूज नहीं है, तो वो यूजलेस है, और अगर उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए, उनको खत्म भी कर दिया जाए, तो कंट्री की इकोनॉमी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर का क्या मानना था कि जो वर्ल्ड में फिट है वही सर्वाइव कर सकता है, जो अनफिट नहीं है उसको सर्वाइव करने का कोई राइट नहीं। हिटलर ने इन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरीज को अपनी आइडियोलॉजीज के साथ रॉन्गली जो है वो मैच किया, और हिटलर ने ये कहा कि उसकी नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस वैल्यूएबल है, सिर्फ उसकी ही रेस जर्मनी में जो है वो होनी चाहिए, एंड जो उसकी रेस के फिजिकल फिट है, फिजिकल फिट का मतलब जो है जो 100% फिट है, सिर्फ उन्हें सर्वाइव करने का राइट है, उन्हें जीने का राइट है, राइट टू लाइफ है। अगर उसकी नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस से भी अगर कोई फिजिकली चैलेंज है, हैंडीकैप्ड है, उसको भी जीने का राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी पे क्या होगा, बर्डन, और जितना सोसाइटी पे बर्डन होगा उतना इकोनॉमिक लॉस होगा। तो हिटलर ने इन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरीज को नाजी आइडियोलॉजीज के साथ मैच करके उसने एक अलग तरह से आइडियोलॉजी बनाई। नंबर 1, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि उसकी नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस में सिर्फ वही पर्सन सर्वाइव कर सकता है जो फिट है, एंड सेकंड, नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस इज द बेस्ट रेस इन द कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज को उसने ऐड किया, ये भी उसकी आइडियोलॉजी का पार्ट मानी जाती है। देन थर्ड इज लेबेंसरम, एक नया कंसेप्ट उसने दिया, लेबेंसरम। लेबेंसरम का मतलब क्या होता है, लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस का मतलब होता है नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लिए जर्मनी जो था वो बहुत छोटी कंट्री मानी गई। हिटलर को ये लगा कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस को अगर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना है, ठीक है, तो जर्मनी को अलग अलग एरियाज में, नेबरिंग कंट्रीज में अटैक करना पड़ेगा, और इसीलिए उसने क्या किया, सबसे पहले राइनलैंड को कंट्रोल किया। चेकोस्लोवाकिया, यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिटी मानी जाती है, चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया, उसको जर्मनी का पार्ट बनाया। 1939 में पोलैंड पे अटैक किया, 1941 में रशिया पे अटैक किया। इसका मतलब क्या है, लेबेंसरम के अंडर उसने नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोगों के लिए लिविंग प्लेस जो है उसको इंक्रीज किया, एक्सटेंड किया, ताकि उसके लोगों के लिए, जर्मनी एक छोटी कंट्री है, जर्मनी की टेरिटरीज को बढ़ाया जाए, ताकि वर्ल्ड मैप में जर्मनी जो है वो सबसे लार्ज एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर सके। देन इसके लिए उसने रेशियल स्टेट एस्टेब्लिशमेंट की, वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से उसके स्टेप्स थे, ठीक है। डिपोर्ट किया, बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया, और बहुत से लोगों के साथ जो है सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, उनको घेटोइजेशन जो है वहां पे भेजा, घेटोज एरियाज बनाए गए, सेपरेट मार्क एरियाज बनाए गए, और इन एरियाज में अनहाइजेनिक कंडीशंस होती, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी नहीं थी, और ये लोग बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करते थे। देन इस पूरे जिसे हम कहते हैं सिनेरियो में वर्स्ट सफरर कौन थे, जूइश कम्युनिटी। Why Jewish community was worst sufferer? Because they were considered as the killer of Jesus Christ by the Hitler. हिटलर का ये मानना था कि जूइश, यानी कि जो जूइश कम्युनिटी आज की जो कम्युनिटी है, इनके जो एंसेस्टर्स थे या फोर फादर्स थे, इन्होंने जीसस क्राइस्ट को मनी के लिए क्रूसीफाई किया था, और इसलिए मनी माइंडेड हैं, और ये इन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए इनको जो है जर्मनी में बिल्कुल भी जीने का अधिकार नहीं है, इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। इनका फाइनल सोल्यूशन क्या है, इनकी रेस को ही खत्म कर दिया जाए। रेस को खत्म करना मतलब इनको, जो भी इनकी फैमिलीज हैं, जो भी बच्चों को भी खत्म कर दिया जाए, ताकि इनकी रेस आगे जो है वो फ्लरिश ना हो। और इसके लिए उसने बहुत से स्टेप्स जो हैं जूइश के लिए, बहुत से स्टेप्स जो हैं वो कंट्री में स्टार्ट किए, घेटोइजेशन, डिपोर्टिंग, और नए नए वर्ड्स, चिलिंग वर्ड्स जो है उसने इंट्रोड्यूस किए इनको मारने के लिए। उसने कभी भी किलिंग, मर्डर जैसे वर्ड यूज नहीं किए, बल्कि अपनी ही साइंटिफिक वर्ड्स यूज करके इन लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन की। देन नेक्स्ट इज स्टेप्स टू डेथ। आइडियोलॉजी में हमने बताना है कि इसके स्टेप्स टू डेथ क्या थे। नंबर 1 एक्सक्लूजन, नंबर 2 घेटोइजेशन, एंड नंबर 3 इज एनिहिलेशन।
एक्सक्लूजन का मतलब होता है कुछ ईयर्स के लिए उनको पहले एक्सक्लूड किया गया, सिलेक्ट किया गया, सिलेक्शन की गई उनको, फिर उनको घेटोइजेशन, घेटोज जो थे सेपरेट मार्क एरियाज, वहां पे सेंड किया गया। उसके बाद लास्ट जो था 1941 से लेकर 1945 तक, एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है, इनको गैस चैम्बर्स में डिपोर्ट करना और गैस चैम्बर्स में मार देना। ये जो गैस चैम्बर्स होते थे बेटा, ये एक काइंड ऑफ कैबिन्स होते थे। इन कैबिन्स में, शॉवर्स में पानी की जगह पॉइजनस गैसेस होती थी, और किसी भी पर्सन को मारने के लिए उनके शूज रिमूव किए जाते थे, और अंदर जब उसकी डेथ हो जाती सफोकेशन के बाद, तो उसकी डेड बॉडीज को पीछे जो एरियाज होते थे उन्हीं एरियाज में बरी कर दिया जाता था। और आपको पता है 1945 के बाद जब विनर कंट्री जर्मनी में गई, ऐसे कितने ही ऑशविट्ज सेंटर्स को जब नीचे से यानी कि उसकी मिट्टी को खोदा गया, तो उनको बहुत सी बोन्स, स्केलेटन्स, इवन उन एरियाज के बाहर बहुत से शूज के ढेर मिले, क्लोथ्स मिले, जो ये शो करते थे कि नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर लार्ज किलिंग ऑपरेशंस, हॉलोकास्ट ऑपरेशन जो है। क्लियर? तो ये थी सारी हिटलर की आइडियोलॉजी। इसको भी आपने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 सबसे पहले आपने बताना है रेशियल हायरार्की का कंसेप्ट। इसमें आपने रेशियल उसने बताना है कि किस तरह से नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस को उसने बेस्ट रेस कंसिडर किया। देन थ्योरीज, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का कंट्रीब्यूशन, और उस कंट्रीब्यूशन को कैसे हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजी में मिक्स करके अपनी एक अलग से ही आइडियोलॉजी बनाई, रॉन्ग आइडियोलॉजी बनाई। देन थर्ड, लेबेंसरम, लेबेंसरम का कंसेप्ट कैसे उसने इंट्रोड्यूस किया, और किस तरह से लेबेंसरम का मतलब होता है जर्मनी के लिए और ज्यादा स्पेस, और इसके लिए उसने जर्मनी के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को अटैक करना शुरू कर दी। देन जूइश वर द वर्स्ट सफरर। उसके थ्रू आउट जर्नी, जो हिटलर की जर्नी थी, उसमें जूइश सबसे ज्यादा वर्स्ट सफरर माने गए हैं, क्योंकि उनको किलर माना गया। स्यूरर्स कहते थे उनको। स्यूरर्स का मतलब होता है जो मनी माइंडेड होते हैं, जिनका मेन आइडिया सिर्फ क्या होता है, टू अर्न मनी। देन स्टेप्स टू डेथ, आपने बताने की कौन कौन से स्टेप्स टू डेथ उसने इंट्रोड्यूस किए अपनी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए। क्लियर? एनी डाउट? हिटलर आइडियोलॉजी। हाँ जी, एनी डाउट बेटा ऑफलाइन स्टूडेंट्स? यस यस ऋषित, आज के क्वेश्चन बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम वो साइंटिस्ट्स की आइडियोलॉजी बता दो। Okay, two scientists were Charles Darwin and Herbert Spencer. According to Charles Darwin, natural selection of plants and animals is required. अगर आप किसी भी प्लांट की वैल्यू, किसी भी एनिमल की वैल्यू अगर कंट्री के लिए वो वैल्यूएबल है, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स या प्लांट्स को आगे फ्लरिश किया जाए, या एनिमल्स को, नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ाया जाए। लेकिन जिन प्लांट्स की या एनिमल्स की वैल्यू नहीं है, उनका नंबर जो है वो डिक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि सोसाइटी में उनकी वैल्यू नहीं, कंट्री में उनकी वैल्यू नहीं। इसी कंसेप्ट को हिटलर ने अपने लिए लिया कि सिर्फ उसकी नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस वैल्यूएबल है, सिर्फ उसको ही बढ़ाया जाए, बाकी रेसेस को खत्म कर दिया जाए। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि वर्ल्ड में जो फिट है सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है, जो फिट नहीं है उसको सर्वाइव करने का कोई राइट नहीं। हिटलर ने उसकी इसी थ्योरी को कंबाइन किया। उसने ये कहा कि उसकी नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस में अगर कोई पर्सन फिट है, दे कैन सर्वाइव, और अगर वो फिजिकली चैलेंज है तो बच्चे, हिटलर ने उनके लिए एक अलग से प्रोग्राम स्टार्ट किया, यूथनीजिया। यूथनीजिया क्या था? यूथनीजिया एक ऐसा प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के जो फिजिकली चैलेंज या डिसेबल थे या हैंडीकैप थे, उनको जो है वो लार्ज स्केल पे मारा गया, यूथनीजिया। और इन आइडियोलॉजीज को कंबाइन करके हिटलर ने सपोर्ट लिया लोगों का कि वो इसलिए स्टेप्स ले रहा है ताकि उसकी रेस के लिए बेस्ट प्लेस जो है वो वर्ल्ड में डिक्लेयर किया जाए। और उसने जर्मन लोगों के माइंड में जूइश के लिए इतनी ज्यादा हेट्रेड जो है वो स्प्रेड की कि इवन जर्मनी के लोग भी जूइश को उसी नजर से देखते थे जिस नजर से नाजी पार्टी और हिटलर देखता। क्लियर? इट इज क्लियर बेटा? ऋषित, कीप योर माइक ऑन। यस मैम, बस मैम उन साइंटिस्ट के नाम बता दो। ओके, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ओके मैम, थैंक यू मैम। एनी डाउट? नो मैम। यस बेटा। नो मैम। हाँ जी बेटा। Yes, after that we will start our next topic that is related with the Hitler Youth. ठीक है, अब ये जो टॉपिक है इसमें हमने ये बताना है कि हिटलर ने जर्मनी के जो यूथ हैं उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स या कौन सी पॉलिसीज बनाई।
क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन हिटलर यूथ, या व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिटलर टू inculcate the good habits among the youth of Germany, या उसकी पॉलिसीज क्या थी, which were the policies of Hitler regarding the children, regarding the youth, या जर्मनी में वो यूथ को किस तरह से अपलिफ्ट करना चाहता था, उसने क्या क्या पॉलिसीज बनाई, वो हमने सबसे पहले इसमें बताना है। सब हमेशा याद रखना, जब भी मैं यूथ की बात करती हूँ, इट मीन्स जर्मनी में हिटलर ने सिर्फ बॉयज और अंडर यू कैन से जितने भी 18 थे या अबव 18 थे उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो सिर्फ बॉयज के लिए थी, नॉट फॉर गर्ल्स। वो गर्ल्स से एक्सपेक्ट करता था कि वो गर्ल जो है वो फैमिली में सिर्फ नाजी वैल्यूज जो हैं वो इंकलकेट करें, और जो बॉयज हैं वो हमेशा फ्रंट एरियाज के लिए, बॉर्डर एरियाज के लिए रेडी रहे। यानी कि वो अपनी कंट्री में सोल्जर चाहता था, और सोल्जर्स के लिए उसने बचपन से ही यानी कि चाइल्डहुड यानी कि स्कूल एजुकेशन को कैसे चेंज किया, वो मैं हमने बताना है। स्कूलिंग एजुकेशन के लिए उसने क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट किए। नंबर 1, टीचिंग चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज। सबसे पहले आपने ये बताना है कि बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाने के लिए या उनको नाजी वैल्यूज से इंट्रोड्यूस करने के लिए स्कूल एजुकेशन को चेंज किया गया। टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो रीराइट की गई, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो हैं, नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। रेशियल साइंस, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें नॉर्दिक जर्मन आर्यन रेस की हिस्ट्री को ऐड किया गया, ताकि बच्चे अपनी रेस से रिलेटेड स्टोरीज पढ़े और उनमें अपनी रेस को कैसे लव और रिस्पेक्ट जो है वो इंक्रीज करना वो सीखे। सो उसका फर्स्ट जो स्टेप क्या था, दैट ही वांटेड टू चेंज स्कूलिंग एजुकेशन। वो बॉयज के जो स्कूल से उसको चेंज करके, स्कूलिंग एजुकेशन को चेंज करके सोल्जर्स जो है वो बनाना चाहता था। देन सेकेंड जो है क्लींजिंग ऑफ स्कूल्स, प्योरिफिकेशन ऑफ स्कूल्स। स्कूल्स को कैसे क्लीन किया गया, प्योरीफाई कैसे किया गया, बाय सेग्रीगेशन द जूइश एंड अदर कम्युनिटीज फ्रॉम द स्कूल्स। जितने भी स्कूल्स थे उन स्कूल्स में जूइश टीचर्स को डिसमिस कर दिया गया, बच्चों को अलग किया गया, उसके बाद उनको बाहर भेज दिया यानी कि स्कूल से निकाल दिया। एंड इसके अलावा जितने भी बच्चे, ऐसे बच्चे जो फिजिकली डिसेबल थे, फिजिकली चैलेंज थे, उनको स्कूल से निकाल दिया। यानी कि अब अल्टीमेटली हिटलर के जितने भी स्कूल थे उन स्कूल में सिर्फ वही बच्चे थे उसकी नॉर्दिक जर्मन आर्यन रेस और वो जो फिजिकली फिट थे। अब आगे इसके लिए उसने क्या किया कि जिन बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर जो है वो दी जाए, टेक्स्ट बुक, रेशियल साइंस, बॉक्सिंग गेम जो है वो कंपलसरी कर देगी बॉयज के लिए, ताकि हमेशा एग्रेसिव रहे, मैस्कुलिन रहे। फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकली फिटनेस जो है प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। वॉर पॉलिसी का मतलब होता है कि बच्चे लड़ाई से डरे ना बल्कि ब्रेव बने, और जब भी बच्चों को जरूरत पड़े आगे उनको सोल्जर बनाया जाए, और कोई भी बच्चा सोल्जर बनने से डरे ना। और इसके लिए उसको हिटलर एज अ गॉड, वॉर को कैसे वर्शिप किया जाता है, वॉर कंट्री में कितनी जरूरी होती है, ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया गया ताकि बच्चों के मन में शुरू से ही जो है वो ब्रेवरी के आइडियाज एज अकॉर्डिंग टू हिटलर जो है उनको इंकलकेट किया जाए। देन इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। हमेशा याद रखना बच्चे ऑर्गेनाइजेशंस को गलत लिखते हैं। 10 ईयर्स, जैसे ही कोई बॉय 10 ईयर्स का होता था उसको यंग वॉक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्वाइन करनी पड़ती थी। 10 से 14 का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बच्चों को फिजिकल फिटनेस या वॉर रिलेटेड आइडियाज जो हैं वो पढ़ाए जाते थे, स्टोरीज बताई जाती थी, हिटलर की स्टोरीज पढ़ाई जाती थी कि वो हिटलर को एज अ गॉड जो है वो ट्रीट करें। 14 टू 18 हिटलर यूथ, यानी कि 14 से लेकर 18 जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों को मिलिट्री वेपन्स बनाना, मिलिट्री वेपन चलाना, गन पाउडर बनाना, आर्म्स एंड एमिनेशन कैसे बनाया जाता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी सीखते थे, यानी कि अल्टीमेटली उसके स्कूल्स में एजुकेशन के साथ साथ वॉर पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। देन आफ्टर 18 ईयर्स के बाद बच्चों के लिए आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी था कि वो कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं लेकिन आर्मी भी ज्वाइन करेंगे, ताकि जब भी टाइम हो, जब भी उनकी जरूरत पड़े, उन लोगों को सोल्जर जो है वो कन्वर्ट किया जाए कि वो सोल्जर्स फ्रंट एरियाज में जाकर कंट्री के लिए सेक्रीफाइस दे सके। एंड लेबर सर्विस उनके लिए कंपलसरी थी। लेबर सर्विस का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में जब भी कोई डिजास्टर आता है या सोसाइटी में जब भी किसी की हेल्प जरूरत पड़ती है तो ये लोग बिना किसी जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के ये गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। लेबर सर्विस का मतलब क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है वो इन लोगों को एज अ लेबर जो है वो भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब हिटलर जो है वो अपनी कंट्री में यूथ से ये एक्सपेक्ट करता था कि जब भी उनको उनकी जरूरत हो वो उनको सोल्जर बना दिया जाए, उनको लेबर बना दिया जाए, और हर बॉय से एक्सपेक्ट किया गया कि उसको मिलिट्री ट्रेनिंग या वो ब्रेव हो और वो बॉर्डर एरियाज को प्रॉपर्ली ज्वाइन करे।
अब इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा ये जो हिटलर यूथ बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पहले इसका नेम क्या था, नाजी यूथ, 1922 में बनी थी, लेकिन बाद में इसका नेम चेंज कर दिया हिटलर यूथ। तो अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि इन विच ईयर नाजी यूथ वाज फॉर्म, तो 1922, बाद में इसका नेम चेंज करके हिटलर यूथ। इसका मतलब ये नहीं है कि हिटलर यूथ हिटलर ने बनाई थी, पहले भी थी, लेकिन उसका मोटिव्स और उसकी जो आइडियोलॉजी हिटलर ने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दी। और 18 इयर्स के बाद सभी लोगों के लिए कंपलसरी था आर्मी ज्वाइन करना, बॉर्डर एरियाज में जाकर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी कि अगर कभी भी उनकी जरूरत पड़ती है तो वॉर रिलेटेड एनवायरनमेंट को कैसे फेस किया जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिसीज फॉर यूथ। एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? हाँ जी बेटा? नो?